नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो गुजरात में पहले चरण का मतदान जारी है और दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 48.48% मतदान हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं गुजरात चुनाव के। दोपहर 3 बजे तक 48.48% मतदान हुआ है। तापी में सबसे ज्यादा 64% मतदान हुआ है। जामनगर में करीब 42% मतदान हुआ है। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएं तो तापी में 64.27%, डांग में 58.55%, वलसाड में 53.49%, सुरेंद्रनगर में 48.60%, 48.60%, नवसारी में 55.10% मतदान हुआ है। नर्मदा में 63.88% मतदान, मोरबी में 53.75% मतदान, गिर सोम में 50.89% मतदान, राजकोट में लगभग 47%, कच्छ में 45.45% मतदान, जूनागढ़ में 46% मतदान हुआ है, सूरत में 47% मतदान, जामनगर में 42.26%, पोरबंदर में 43.12%, अमरेली में 44.62%, भरूच में 52.45% मतदान हुआ है, भावनगर में 45.91%, बोताड़ में 47.67% और द्वारका में 46.55% मतदान हुआ है। गुजरात में पहले फेज के लिए वोटिंग खत्म होने में महज कुछ ही समय बचा है और चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक यहां पर 49% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान तापी में हुआ, करीब 64% हुआ है। वहीं जामनगर में सबसे कम 42% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इन सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में 27 साल के लंबे शासन को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि कांग्रेस राज्य में अपने वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश में रही है और सत्ता में आने के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला करने को तैयार है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो वीआईपीज हैं उन्होंने भी अपने वोटिंग उन्होंने कर दी है। विजय रूपाणी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीआर पाटिल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ईसुदान गढ़वी भी वोटिंग कर चुके हैं। रीवाबा जडेजा की आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें रीवाबा जडेजा राजकोट में उनका वोट है, वहां वोट देने के बाद वो जामनगर गई। आज जामनगर में वो भी चुनावी मैदान में है। जनता उनके भाग्य का भी फैसला कर रही है। मुमताज पटेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कांतिलाल अमृतिया की तस्वीरें। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार गुजरात के चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है और चलिए अब हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि पहले चरण में आज कहां-कहां वोटिंग हो रही है और 2017 के चुनाव में किसका पलड़ा कहां पर भारी था। तो सौराष्ट्र कच्छ में कुल 12 जिले हैं, कुल सीटें यहां पर 54 है जहां पर मतदान चल रहा है। 2017 के चुनावी परिणाम की अगर बात करें तो बीजेपी 23 और कांग्रेस 30 सीटों पर और बाकी अन्य जो थे महज 1 सीट पर काबिज थे। जामनगर में कांग्रेस की 3 और बीजेपी की 2 सीटें थी। राजकोट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 8 और बीजेपी को यहां किसी भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। आज इन सभी सीटों पर वोटिंग चल रही है। बात अगर हम सुरेंद्रनगर की करें तो कांग्रेस को यहां 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, बीजेपी को महज 1 सीट यहां पर मिली थी। मोरबी का जिक्र बहुत ज्यादा मायने रखता है इस बीच, क्योंकि 1 महीने पहले ही मोरबी में एक बड़ा हादसा होके चुका है जिसको भुनाने की तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश करती रही हैं
और मोरबी में 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। पोरबंदर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो 1 सीट अन्य दलों के हाथ में भी थी। और जूनागढ़ में कांग्रेस की 4 और बीजेपी की 1 सीट थी। अमरेली में कांग्रेस की 5 और बीजेपी की सीटें 1 भी नहीं थी। वहीं अगर हम बात भावनगर की करें तो कांग्रेस के पास 1 सीट थी और बीजेपी के पास 6 सीटें थी। देवभूमि द्वारका में कांग्रेस 1 पर और बीजेपी भी 1 पर काबिज हुई। बोताड की हम बात करें तो कांग्रेस यहां पर 1 सीट पर रही और बीजेपी को भी 1 सीट पर जीत हासिल हुई। गिर सोमनाथ, यहां पर कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। 2017 के जो परिणाम हम आपको बता रहे हैं, 2017 में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी का खाता नहीं खुला था। वहीं कच्छ, यहां पर कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी ने यहां बढ़त बनाई थी और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अगर हम दक्षिण गुजरात की बात करें तो दक्षिण गुजरात में 28 सीटें हैं। यहां 7 जिले आते हैं और 28 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 2017 का चुनावी परिणाम अब आपको बताएं तो बीजेपी 22 सीटों पर और कांग्रेस 6 सीटों पर यहां पर थी। नर्मदा की हम बात कर लेते हैं। नर्मदा में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। भरूच में बीजेपी के पास 3 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। सूरत में बीजेपी के पास 15 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट है। तापी में बीजेपी का खाता नहीं खुला, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। डांगस में बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के पास 1 सीट थी। नवारसी में बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल बीजेपी ने की थी और कांग्रेस के पास 1 सीट थी। वहीं वलसाड की अगर हम बात करें तो वलसाड में बीजेपी के पास 4 सीटें थी और कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। तो दक्षिण गुजरात की हम ये बात कर रहे हैं। और चलिए अब बात हम कर लेते हैं मध्य गुजरात की। तो मध्य गुजरात की भी 68 सीटों पर यहां चुनाव चल रहा है। तो देखिए, आज जिन सीटों पर चुनाव चल रहा है, इसमें से कुछ सीटें ऐसी भी हैं 2017 में जहां पर बीजेपी कमजोर नजर आई थी। और मध्य गुजरात की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यहां पर 68 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी 40, कांग्रेस 24 और अन्य पार्टियां 4 सीटों पर यहां जीत दर्ज करवा पाई थी। उत्तर गुजरात में 32 सीटें हैं। बीजेपी ने इनमें से 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पास 17 और निर्दलीय के पास महज 1 सीट थी। वहीं पहले चरण की 89 सीटों में से 11 सीटें ऐसी हैं जो वीआईपी सीट मानी जा रही हैं। आइए आपको पहले चरण के वीआईपी सीटों के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं हम। सबसे पहले बात होगी कुटियाना विधानसभा की। यहाँ सीट पोरबंदर जिले में ये आती है। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर धेलीबेन ओडेदरा चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से नाथ भाई भूरा भाई और आम आदमी पार्टी की ओर से भीमा भाई मकवाणा चुनावी मैदान में है। पोरबंदर विधानसभा सीट में बीजेपी ने इस सीट से बाबू बोखरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 95, 98, 2012 और 2017 में सीटें जीती थी और 2002 और 2007 में बोखरिया को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने हराया था। दोनों इस बार भी आमने सामने हैं। भावनगर पश्चिम, जो कि भावनगर जिले की काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से जितेंद्र दाघाड़ी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने किशोर सिंह गोहिल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपने राजू सोलंकी पर दाव लगाया है। बरछा विधानसभा सीट पर सूरत जिले में ये सीट आती है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अल्पेश कथीरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से हार्दिक पटेल के काफी करीबी माने जाने वाले नेता ये हैं और बीजेपी ने इस सीट से किशोर भाई कनानी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट पर प्रफुल्ल भाई छगन भाई तोगड़िया पर अपना दाव लगाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को जीता था। कुतारगाम, जिसको लेकर आज इटालिया साहब ने कहा कि यहाँ पर वोटिंग स्लो चल रही है। पहले चरण के मतदान में ये सीट भी काफी चर्चा में है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने पाटीदार नेता गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपाल इटालिया हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करके विवादों में आ गए थे। छठी वीआईपी सीट की बात करें तो गोंडल, जो कि राजकोट जिले की काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहाँ की
यहां पर से रिबाबा जडेजा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने यतीश देसाई को उम्मीदवार बनाया है। आपने निमिषा पर दाव लगाया है। राजकोट पूर्व से बीजेपी ने उदय कुमार कानगड़ को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इंद्रनील राजगुरु को उम्मीदवार बनाया है। राहुल भुवा आपकी तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। खंभालिया की बात करें तो खंभालिया विधानसभा जो है देवभूमि द्वारिका जिले में आती है और गुजरात चुनाव के पहले चरण में ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी यहां से चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने मूलू भाई बेरा को और कांग्रेस ने विक्रम माडम को चुनावी मैदान में उतारा है। 2017 में इस पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया था। मोरबी विधानसभा की सीट की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से कांतिलाल अमृतिया चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से जयंती पटेल और आम आदमी पार्टी से पंकज भाई रणसरिया चुनावी मैदान में है। नवसारी जिले के वसंदा विधानसभा से बीजेपी ने पीयूष पटेल को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने अनंत पटेल को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पंकज पटेल मैदान में है। जामनगर सीट पर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से विपेंद्र सिंह जडेजा मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से करसन भाई कमरूरू उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सुबह से मतदान लगातार जारी है। थोड़ा ही समय अब बचा है, कुछ ही समय बचा है मतदान पूरा होने से पहले सभी जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। लेकिन जिस तरह से हम तमाम वीआईपी सीट्स की बात कर रहे थे, इसी के साथ हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बृजराज सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और पीयूष पंत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही मेरे साथ प्रशांत यादव जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले बात मैं यहाँ पर पीयूष जी आपके साथ चर्चा शुरू करूंगी। पीयूष जी, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर 2017 में बीजेपी कुछ डगमगाती नजर आई थी और उन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसुदान पर आम आदमी पार्टी ने अपना दांव खेला है। कितना मजबूत आप इनको मान रहे हैं? देखिए, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं और वो काफी कम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहा है जो 3 बजे तक का आ रहा है। तो इससे तो लग रहा है कहीं न कहीं मतदाता के प्रति जो है एक उतना उत्साह नहीं है और कहीं न कहीं नाराजगी है और उसमें जो है कि वो अपने घर में बैठना ही ज्यादा पसंद कर रहा है ताकि निकल के वो मतदान देना। अब इसका फायदा किसे मिलेगा ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन कुछ इलाके हैं, खासकर आदिवासी इलाके जो हैं, वहाँ पे आप देखिए, चाहे डांग नवसारी हो, डांग हो, मोरबी हो, ताप्ती हो, वहाँ पे जो है मत प्रतिशत बहुत ज्यादा हुआ है। इसके मतलब वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है ये वोट दिया है और इसके मतलब जो विपक्षी दल है उनके मतदाता जो है वो काफी निकल के आए हैं वहाँ पे। तो ये तो कहा जा सकता है कि पिछली बार जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने काफी सीटें जो है आदिवासी इलाकों से ली थी। लगभग मेरे ख्याल से 25 सीटें उनको मिली थी।
तो इस बार निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि कांग्रेस का भी जो युवा नेता है वहाँ के आदिवासी सेल जो है उनका, उसके एमएलए हैं, उन्होंने काफी रजिस्ट्रेशन किया। जो जमीन वहाँ पे ली जा रही है आदिवासियों की, वो एक जो है कि बांध बनाने के लिए, जो पानी को जो है आगे पहुंचाने के लिए सौराष्ट्र वहाँ पे ताप्ती और उसका जो है नदी है, जो उसका पूरा का पूरा पार ताप्ती नर्मदा का जो रिवर लिंक जो है उसके खिलाफ किया है। और जो दूसरे आंदोलन किए हैं मोदी में, जिस तरह से देखिए हादसा हुआ है, उसको लेकर मुझे लगता है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है कि वोट देने का मन बना के ज्यादा संख्या में निकले हैं। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जहाँ कांग्रेस एक्टिव रही है लोग आदिवासियों के बीच में, वहाँ पे जो है कि वो निकले हैं लोग, उन्होंने खिलाफ वोट दिया है। और जहाँ पे आम आदमी पार्टी एक्टिव रही है, खासकर इन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, वहाँ पे जो है कि उन सीटों पे जो है इन लोग ज्यादा निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोनों को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट जो है वो लगभग जो है कि एक तरीके से आपस में एक उनसे कॉम्पिटिशन है, एक दूसरे के वोट पे कब्जा करता है। कांग्रेस के वोट पे जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक कॉमन उनका एक इलेक्टोरेट है, जो कॉमन जो टारगेट है, वो जो क्लास है वो ये है। वही भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सॉलिड है, उनका शहरी इलाकों में ज्यादा प्रभाव। हालांकि पिछली बार आदिवासियों के बीच में भी उनको, हालांकि जो है आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटें हैं, उनमें उन्हें कम सीटें मिली थी, लेकिन आदिवासी इलाकों में और सीटें उन्हें काफी मिली थी। तो बीजेपी के प्रति लेकिन कहीं न कहीं बेरुखी दिखाई दे रही है। लेकिन अब वहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और जो और 2-3 दल है उसमें, जो समाजवादी पार्टी है, ट्राइबल पार्टी है, बीएसपी है, तो ये सबके वोट जो है डट के, मुझे लगता है अंत में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ठीक है। बृजराज सिंह जी, क्या आपको लग रहा है, महीना भर करीब हो रहा है मोरबी हादसे को, क्या इसको भुना पाने में आपकी पार्टी, आपको लग रहा है कामयाब आप रहे हैं? आज आपको लग रहा है मोरबी की जनता आपका साथ देने वाली है? नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का, और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि इसका सीधे जो जनता ऊब चुकी है इतने सालों से, बीजेपी से 27 साल हो चुके हैं गुजरात बिल्कुल मर रहा है बिल्कुल। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, मैं उसमें बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ कि एक बात मैंने कल भी शायद डिबेट में आपको बताई थी कि जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर नजर आती है वो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाती है। तो इसमें जो पत्रकार महोदय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फायदा होगा, तो उसमें साफ तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को केवल फायदा होगा, और आम आदमी पार्टी तो प्रदेश में है ही नहीं कहीं। देखिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इसको बीच में बार बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब ये अपना पल्ला झाड़ रही है बीजेपी, है ना, क्योंकि वो आगे करना चाहती है आम आदमी पार्टी को। और देखिए, मैं अभी नवासी चुनाव में, नवासी सीटों में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोरबी है, मोरबी का देखिए कितना बिल्कुल कैसी घटना हुई है। समय से पहले उसका उद्घाटन हुआ, फीता काटना, ये सब सरकार कर रहा है, केवल गुजरात में नहीं पूरे प्रदेश में रहा है इस तरीके से। और मार्च में देखिए मतलब कौन सा मुद्दा मतलब ये लेकर आएंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। और शायद देशवासियों को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि आप शराब देखिए, शराब की नीति देखिए। अभी मार्च में 50 लोग मारे गए थे, वो कैसे, जब अवैध शराब कैसे हुआ, किसके संरक्षण में ये हो रहा है? आप इस पे गौर करिए। मुंद्रा एयरपोर्ट से पूरा गोदी मीडिया उसको बचाव में लगा हुआ है पूरा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी चीजें दिखाती हैं, और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। मुंद्रा एयरपोर्ट में 3000 किलो का ड्रग्स कैसे आया? उनके जो उनके दो सिपाही हैं, दो दोस्त कह लीजिए, उनके बंदरगाह में कैसे आया? ये बहुत ही गलत है। इसमें सरकार सीधे सीधे संलिप्त है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आप बेरोजगारी की चीज देखिए, बेरोजगारी में जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत बेरोजगार छात्रों की संख्या वो 4 लाख है। अभी मार्च 2022 की बात बता रहा हूं मैं। और 2014 में क्या बताया गया, इस देश के लोगों को क्या गुमराह किया गया कि गुजरात मॉडल, दिन रात गुजरात मॉडल। कुछ पत्रकारों ने इतना ज्यादा उनके तस्वीरें पढ़े इस व्यक्ति विशेष मोदी के, कि मतलब देश को बिल्कुल बेच खाया उस व्यक्ति ने। आप देखिए 4 लाख लोगों ने पंजीकृत किया है इसमें। 4 लाख में से 0.35% केवल सरकार रोजगार देने में सफल हुई है। और अब आप बताइए, जिसमें 3,46,436 लोग जो बिल्कुल शिक्षित हैं, जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट से कुछ ग्रेजुएट
यानी कुल मिलाकर कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, आप मोरबी की भी बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात कर रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए कांग्रेस ने अभी अभी बृजराज जी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो गुजरात में है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली के बाद पंजाब में काबिज हुए, गुजरात में कितनी सफलता मिलने जा रही है? हम आज देख रहे हैं, आज तमाम लोग गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, तमाम वीआईपीज वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में केजरीवाल जी भी वहीं पर हैं, आप मान साहब को भी लेकर गए हैं, हरभजन जी भी वहीं पर गए हुए हैं। इस शक्ति प्रदर्शन का कितना लाभ? नीतीशा जी, मैं लाभ जैसे शब्द इस्तेमाल करने वाली पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गुजरात में परिवर्तन की लहर चल रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं फिर से यही कहूंगा, पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि जिस तरीके से आजकल कल जो है अमित शाह जी ने यही कहा कि आम आदमी पार्टी तो कहीं फाइट में है नहीं, आज हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं यही बात। लेकिन इन दोनों का ये प्यार देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कहीं के नहीं रहने वाले हैं। गुजरात का जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो ये दोनों कहीं के नहीं रहने वाले। कांग्रेस का चुनाव लड़ी कहाँ रही है? कांग्रेस तो वहां पर भारत जो है, भारत का जो एक आंदोलन चला रहे हैं भारत के नाम से, भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस चला रही है, लेकिन एक्चुअल में कांग्रेस तोड़ो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चल रहा है। जब चुनाव में विपक्ष को गुजरात में होना चाहिए, तो विपक्ष तो वहाँ है ही नहीं। कांग्रेस 27 सालों से भाजपा को नहीं हटा पाई है, वहाँ की समस्याओं पे ऑपोजिशन का रोल निभाने में भी जो है नाकामयाब रही है। आप कह रहे हैं दिल्ली में भी कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि दिल्ली में दूसरा सत्र चल रहा है आपके पास, दूसरे बार आपका काम चल रहा है, तो क्या दिल्ली में कोई विपक्ष नहीं है? यानी आप हटेंगे तो विपक्ष होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो विपक्ष के तौर पर भी आवाज उठाने में नाकाम रहे हैं। हाँ। और रही बात दिल्ली के एमसीडी की, तो वहाँ भी बात ये कांग्रेस नहीं है, वहाँ भी जीरो है। हिमाचल में आप इलेक्शन हुए, हिमाचल में राहुल जी या इनके जो भी पार्टी के नेता थे वो सबसे गड्डी रहे, वहाँ भी नहीं है। तो जब ये है ही नहीं स्टेट में, जब ये चुनाव में ही नहीं है, तो ये कहाँ से नंबर 2 और 3 पर आएंगे? इनका साफ हो जाने वाला मैदान है। इनके पास ना दिल्ली में कुछ बचेगा, ना इनके पास हिमाचल में कुछ बचेगा, ना ही गुजरात में। गुजरात सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी गुजरात में किस चीज की लड़ाई लड़ रही है? आम आदमी पार्टी गुजरात में जो ऐसे लोग जहाँ पे 27 सालों से गुजरात को लूट कर खा रहे हैं, और दूसरा विपक्ष देख रहा है, वो मूक बना हुआ देख रहा है, उसकी हिस्सेदारी भी है। इनके नेता उधर से इधर, उधर से इधर चले जाते हैं, दिख जाते हैं। तो कांग्रेस तो जनता का ही भरोसा हट गया है। इनका पता ही नहीं है कि ये कब जो भाजपा में करोड़ों रुपए में इनकी डील हो जाए और वहाँ बिक के चले जाए, यहाँ पे डरा धमका के सीबीआई ईडी के डर से चले जाए। इन पे जनता का ही भरोसा टूट गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ आज पूरा देश देख रहा है और ये गुजरात देख रहा है। गुजरात में परिवर्तन की बहुत एक बड़ी लहर चलने वाली है। जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा, आप 8 तारीख को देख लीजिएगा जब नतीजे आएंगे, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, ठीक है। हमने सभी की बात सुनी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। बृजराज सिंह जी, प्रशांत जी और पीयूष पंत जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और गुजरात में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, गुजरात के रण में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तमाम सीटों के बारे में बात करेंगे, तमाम वीआईपी सीटों की, वीआईपी कैंडिडेट्स की बात होगी, बात अमीर कैंडिडेट्स की भी होगी, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 50 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर जिनकी वैल्यू बताई जा रही है। तमाम सीटें हैं, तमाम मुद्दे हैं, इन सभी के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।